हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे एंड आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से है ना ये सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ पे 18 अप्रैल का एसएससी सीजीएल का पेपर डिस्कस कर रहे थे शिफ्ट 1 एंड आज हम उसको फिनिश करके शिफ्ट 2 को स्टार्ट कर देंगे एंड होपफुली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप उन्हें लाइक शेयर जरूर करें। चैनल आई होप आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो। अगर नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलते रहे मेरे बच्चे। ठीक है, जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो आप मेरे बारे में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मेरे को 8 इयर्स से ज्यादा हो गए हैं पढ़ाते हुए। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। गेट और एसएससी सीजीएल जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में क्वालिफाई कर चुका हूँ। इससे पहले मैं काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ और अभी मैं काफी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ उनके अपने रिस्पेक्टिव गोल्स के लिए। एंड आई होप कि आप भी इस तजुर्बे का, इस एक्सपर्टीज का, इस एक्सपीरियंस का फायदा अच्छे से ले पा रहे हैं। ठीक है, तो शिफ्ट 1 हमने लास्ट ये क्वेश्चन पे ड्रॉप किया था। मैंने कहा था ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा और ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था एसएससी के एंड पे। एंड अगर थोड़ा सा विश्वास आप रख रहे हो तो ये सवाल आपको इस साल भी पक्का किसी ना किसी शिफ्ट में है ना इसी फॉर्म में दिखाई देगा। तो आप उसको जरूर अच्छे से है ना करने का ट्राई करना। तो यहाँ पे क्या गिवन था कि रोबस्ट का कोड देखो 61 गिवन है। अब 61 कोई ऐसा नंबर तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करके बन गया, कुछ जोड़ के या घटा के बना होगा। तो अगर मैं इसका नंबर्स लिखूं 18, 15, 2, 21, 19 और 20, तो ये मेरे बच्चे देखो 20, 20 40 और 20 60, 60 और 20 80 और 15 95 बनता है अगर मैं इन सबको जोड़ू। अब 95 से 61 आने के लिए मुझे 34 माइनस करने पड़ते हैं और यहाँ पे मेरे को कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं दिख पा रहा। कुछ मैंने मल्टीप्लाई का तो केस पहले ही देखो आपको मना कर दिया था, नहीं बन रहा। अब आप इसके ऑपोजिट कोड्स यानी रिवर्स कोडिंग लिखोगे तो आपको नजर आएगा कि 18 का रिवर्स कोड 9 है ना, क्योंकि टोटल 27 बनना चाहिए ना। इसका 12, इसका 25, इसका 6, इसका अगेन 8 और इसका 7 होगा। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ 9 12 21, 21 और 25 46 और 6 52, 60 और 67। अब यहाँ पे देखो आप फिर भी क्लोज आ गए 61 के, क्योंकि हमको 61 बनाना था। अब 67 से 61 में क्या कह सकता हूँ कि माइनस हमने 6 कर दिया। अब 6 या तो उसने अपनी मर्जी से लिया था या 6 क्योंकि यहाँ पे 6 अक्षर थे और ये चांसेस ज्यादा है कि जितने अक्षर थे उतना उसने माइनस किया। तो हमको क्या करना है कि ऑपोजिट कोड के नंबर्स लेने, उन सबको जोड़ना है, उसमें से जितने नंबर ऑफ लेटर थे वो घटा के देख लेने। तो अगर मैं फॉर्चुनेट का यहाँ पे रिवर्स कोड या ऑपोजिट कोड लिखूं तो आप कुछ इस प्रकार देख पाओगे कि इसका रिवर्स कोड होता है 21, इसका रिवर्स कोड 12, इसका रिवर्स कोड 9, इसका रिवर्स कोड 7, इसका रिवर्स कोड 6 है ना। एफ और यू से आप रिलेट ही कर सकते हो। इसका रिवर्स कोड 13, ये 26, ये 7 और ये हमारा 22। ठीक है, एक बार आप चेक कर लो, मेरे ख्याल से ये आप इजीली कर पाओगे। अब जब मैंने इन सबको जोड़ा तो आपको नजर आएगा 21 और या मैं यूनिट डिजिट से ही करके देख लूं एक बार, पर यूनिट डिजिट दो ऑप्शन में सेम है तो पूरा ही कर लेते हैं ना। 21 और 6 27 है ना। अगेन 12 और 9 21, 21 और 7 28। तो मैं अलग अलग टुकड़ों में इसको यहाँ पे है ना जोड़ने का देख रहा हूँ। 7 और 13 20 और 26 और 22 48। ठीक है, कुछ ये इस प्रकार बन रहा है। तो 40 60 80 100 और 16 और 23 123 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब 123 बन रहा है तो इसमें कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 123 में से अगर मैं 9 घटाऊं तो ये हमारा 114 आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? 114। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमने क्या किया, सम ऑफ रिवर्स कोड्स किया। ठीक है, उसमें से टोटल जितने अक्षर थे वो घटा दिए। ठीक है ना। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे।
क्वेश्चन नंबर 22, ये काफी सरल सवाल था और ये इस दिन सारी शिफ्ट्स में यूजुअली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये टाइप। तो आप इसको जल्दी से कर सकते थे कि 58 से 67 प्लस 9, 67 से 83 अगर आप जाओगे तो प्लस 16, ये प्लस 25, तो स्क्वायर नंबर ऐड हो रहा है। पहले 3 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 4 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 5 का स्क्वायर ऐड हुआ, तो अब 6 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा यानी 36, और 36 ऐड होने का मतलब ये आंसर आ जाएगा 144। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही हमको यहाँ पे करना था, एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो कौन से में ये फिगर छुपी हुई है हमको ये बताना है। अब देखो, अगर आप ये फिगर देख पा रहे हो तो ये पता लग रहा है ये इस पॉइंट से है। इसमें 2 लाइंस हैं ऐसे, यहाँ पे एक ही है तो ये नहीं बन पा रहा। यहाँ भी ये लाइंस ऐसे आ रही है, कोने से कोई आ ही नहीं पा रही, तो ये भी नहीं रिलेट होगा अगर आप अच्छे से देखो। अब ऊपर वाले में नहीं हो पा रहा, ऊपर वाले में इसमें भी नहीं है, और ऊपर वाले में इसमें भी नहीं है, यानी ऊपर वाले से तो ये फिगर हमने जो देखी वो बन ही नहीं पा रही। अब एक और आप स्क्वायर देखोगे तो वो इस तरफ था, इसमें तो पूरा ही नहीं है तो ये कैंसिल। इसमें स्क्वायर तो है पर उसमें लाइन एक ही है, दूसरी लाइन ही नहीं है तो ये कैंसिल। इसमें भी स्क्वायर तो है, इसमें एक ही लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर कोई जा ही नहीं रही तो ये कैंसिल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम सबसे पहले भी देख लेते तो ये एनी हाउ हमें दिख जाता कि ये शेप यहाँ पे ऐसे पकड़ में आ रही है जो ये यहाँ पे बनाई हुई है। तो हमारा आंसर 4th, आप इसको मार्क कर सकते थे। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी शेप से पहले उसको चेकआउट करने का देख रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे हमको वेन डायग्राम बनाने हैं। ये हमने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं डिटेल चैप्टर में भी और इन प्रैक्टिस सेशन में भी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो, विमेन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, तो विमेन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, तो सारे के सारे जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर के अंदर होंगे, ऐसा तो कोई सर्कल ही नहीं है, तो ये गलत। मेल फीमेल डॉटर्स, सारी डॉटर्स फीमेल के अंदर होंगी क्योंकि जो भी बेटियां हैं वो सब स्त्रियों के अंदर आएंगी, ऐसा भी कोई सर्कल नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स विमेन फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी परोपकारी उद्यमी और महिला, तो ये हो सकता है क्योंकि कुछ एंटरप्रेन्योर वुमेन होंगी, कुछ मैन होंगी। कुछ फिलेंथ्रोपी हो सकता है दूसरों की सेवा, है ना, के लिए काम कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना, लोगों की भलाई के लिए। तो ये सर्कल बन रहा है और ये बिल्कुल सही हो गया क्योंकि कुछ विमेन होंगे, कुछ मैन होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो ये ठीक है। अगले में भी ईटेबल्स के अंदर फ्रूट, खाने की चीजें के अंदर फल आते हैं और फल के अंदर आलू बुखारे आते हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं है। तो अगर आपको फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब नहीं पता था या आप नहीं सोच पा रहे, तो आप एलिमिनेशन से देख लोगे कि ये 3 आंसर तो नहीं बन रहे। तो वहां पे होपलेस होके जल्दबाजी मत करना, जिस चीज की गारंटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन इस शिफ्ट का, हमारे 18 तारीख का 25th क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का ये सवाल है। और हमको यहाँ पे क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट है तो हमको यहाँ पे इसको पूरा बनाने का ट्राई करना पड़ेगा, है ना। और ये क्या कह रहा है, W एट द रेट मतलब W जो है भाई है किसका, S का। चलो ठीक है, S%C, S इज द सन ऑफ C, तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। सॉरी, S इज द सन ऑफ K, तो ये हमारे K भैया आ गए। ठीक है, $, दी K इज द हस्बैंड, तो K प्लस है। मैं एक बार ना इसको नीचे थोड़ा सा बना देता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अपन इसको एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि W इज द ब्रदर ऑफ S, S इज द सन ऑफ K, K इज द हस्बैंड ऑफ G। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे ये ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि अगर K हस्बैंड है G का तो G उसकी वाइफ होगी। तो यहाँ पे तो लिखा है कि G इज द फादर ऑफ W, तो पिता कैसे हो सकता है अगर वो स्त्री के रूप में आ रही है, तो ये तो किसी भी हालत में आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा था, G एंड U, G इज द मदर ऑफ U, तो G जो है वो U की मदर है, कुछ ऐसे। U एंड T, U इज द मदर ऑफ T, तो U इज द मदर ऑफ T, कुछ इस पोजीशन पे आ गया। अभी तक जो हमने चेक किया उससे भी कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है। T एट द रेट R, T इज द ब्रदर ऑफ R,
जैसे मैंने ये बनाया ना तो मेरा आंसर सही आ गया। क्यों? क्योंकि देखो टी ब्रदर है आर का। अब आर मेल हो फीमेल हो, मतलब आर हमारे लिए चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, उनकी मदर है यू और उनकी मदर है जी। तो जी तो उनकी नानी लगेगी, चाहे आर का कुछ भी जेंडर हो, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। तो ये बिल्कुल सही आ गया कि ये उसकी नानी होगी। इसके आगे मुझे सवाल बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। आप वैसे देखना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो कि आर प्लस सी, यानी आर इज द डॉटर ऑफ सी, यही गिवन है। आर प्लस सी, आर इज द डॉटर ऑफ सी। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये वाइफ पहले गिवन थी तो ये हस्बैंड आ गया। अब सी इज फादर इन लॉ ऑफ के, ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे उल्टा लिखा होता के इज द फादर इन लॉ ऑफ सी तो सही होता, पर ये गलत है। सी वाइफ नहीं है, सी हस्बैंड है, तो ये भी गलत है। तो एलिमिनेशन से भी आप कर लो तो भी हो जाएगा। पर अगर आपको नॉलेज है इस टॉपिक की तो आधा डायग्राम बनाते ही, आधा तो नहीं कहेंगे, 3/4 डायग्राम बनाते ही पता लग गया था कि सही आंसर क्या होगा। तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अपना जितना टाइम हम बचा ले उतना बढ़िया है, क्योंकि टाइम से ज्यादा वैल्यूबल इस पेपर में कुछ नहीं है। ठीक है ना? चलो, तो इसी के साथ हमारा शिफ्ट 1 खत्म होता है और हम शिफ्ट 2 की ओर चलेंगे यहाँ पे बिना टाइम एक्स्ट्रा लगाए, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इस शिफ्ट के भी हम कर पाए। अगेन, जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो प्लीज मेक श्योर जो मुश्किल सवाल आ रहे हैं ना, जो आपको टफ लग रहे हैं या आपको लग रहा है थोड़े अलग है, थोड़े डिफरेंट है, प्लीज उनको एक जगह एक कॉपी में वो कॉन्सेप्ट को लिख लेना। क्योंकि टीसीएस क्या करता है, कॉन्सेप्ट यूजुअली रिपीट करवा देता है ना। और एक बार रिपीट होना शुरू होता है वो किसी शिफ्ट में तो कितनी शिफ्ट तक सिमिलर आगे पीछे दिखता रहता है। ये हम अभी तक देख रहे हैं। हम कितने पेपर, 3, 6, 8 पेपर कर चुके हैं। ठीक है। तो आपको वो सिमिलर दिखना होगा कि अगर एक टाइप एक शिफ्ट में आया तो कितना सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो ये नोटबुक क्या आपकी मदद करेगी कि पेपर से पहले जो मुश्किल सवाल थे या ऐसे सवाल थे जो हो सकते थे पर आपने टाइम ज्यादा लगा दिया, तो आपको रिवाइज करने में मदद कर देगी। तो प्लीज नोटबुक में ये अच्छे क्वेश्चंस जरूर लिखते रहना। बाय अच्छे, मेरा ये मतलब नहीं है कि बस मुश्किल सवाल, अच्छे वो जो आपको लग रहा है बार बार रिपीट हो रहे हैं या जिनको मैं कह रहा हूँ कि इनका ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 कि 3224 ताज इज इन आगरा। अब देखो हमको बताना है आई लाइक ऑल फ्रूट्स। तो जो हमको पूछा है वो ऊपर नहीं गिवन है सारे वर्ड, यानी कुछ डायरेक्ट कोड होगा। अब 3 से ताज, 2 से इन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स का रोल दिख रहा है, यानी जितने अक्षर हैं उतना ही उसका कोड बन रहा है ना। कि आगरा में 4 हैं तो 4 बनेगा, इज में 2 हैं, 4 नियर में है, दिल्ली में 5 है तो 5 बना। तो आई लाइक ऑल फ्रूट्स का क्या बन जाएगा? आई में 1 अक्षर, लाइक में 4, ऑल में 3 और फ्रूट्स में हमारे 6। तो 1436 ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही हमको वहां पे करना है। ठीक है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये बढ़िया सवाल था, क्योंकि लगता बहुत इजी है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, हर बार कहता हूँ, पर आपकी एनर्जी वहां पे लगवाएगा। ठीक है। अब इसने नंबर्स भी दे दिए ना, काफी अच्छे नंबर्स दे दिए, बड़े नंबर दे दिए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेना सीखना पड़ेगा कि डिवाइड के साइन से तो शुरू करना ही है। अब डिवाइड का साइन एक तो यहाँ पे आ रहा है कि 218/100, तो डेसिमल बन जाएगा, इसके चांस कम है। एक डिवाइड का साइन यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी 83 डिवाइडेड बाय 137, और कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो इसके भी चांस बहुत कम हो गए, क्योंकि फ्रैक्शन बन जाएगा ना, कुछ कट थोड़ी रहा है ये डायरेक्टली। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन यहाँ पे आ रहा है, तो आप अगर इधर डिवाइड लगाते हो 137 से आप चेक करने जाओगे तो अगेन कोई डायरेक्ट रोल नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, कि 218 से हम किसको कट करेंगे ये बने। तो शुरू करने से पहले ही मेरे को एक आइडिया लग जाता है कि अरे भाई ये यहाँ पे हमने इन 3 को तो कट कर दिया, वैसे तो यही आंसर है। ठीक है, इतना रिस्क अगर आप ले सकते हो, ये रिस्क नहीं है। ठीक है, मतलब रिस्क का मतलब यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क हो गया। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या देखते हो, आपने सुना होगा कि आपको पता है कि वो फील्डर उस सर्कल के अंदर है तो उसके ऊपर से अपन मार सकते हैं। तो 3 ऑप्शन कट गए तो ये आंसर है। अभी आप इसको चेक कर लो कि 15 गुना 1411 बटे 83 इज इक्वल टू
137 प्लस 218 माइनस 100। ठीक है, अब 83 से इसे अगर काटो तो 83 एकम 83 17 17 से जा रहा है, एक बार ये चेक करो जरा, क्योंकि यूनिट डिजिट से मैंने चेक किया और रिमेनिंग से। तो 17 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 170 और 170 और हमारा 85 है ना 255। और ये यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 7 15 माइनस 0, ये भी रिलेट हो रहा है ना, कि 137 अगर आप इसे जोड़ के करना चाहोगे कि 8 7 15 3 1 4 1 5 और 3 355 माइनस 100, तो ये भी 255 आ रहा है ना। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि ये सही है। पर मैंने खाली डिवाइड के साइन से ही पता लगा लिया था कि क्या आंसर होगा, तो आप उसको सिंपली उस यूज से आप भी कर सकते हो और ऐसे ही करना तो बेटर रहोगे हमेशा। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ चार्वी एंड वैष्णवी इज 4:5 और प्रेजेंट एज ऑफ वैष्णवी बतानी है। देखो अगर 4:5 है तो पूरे पूरे चांसेस है कि 5 का मल्टीपल में आंसर आ सकता है। तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब या तो आप ऑप्शन से कर लो कि आपको पता है कि वैष्णवी की एज अगर सपोज करो 35 है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है ना, एक गलत हुआ तो दूसरा सही होने के चांसेस हैं। और 4:5 है चारवी और वैष्णवी की एज, और वैष्णवी की एज अगर 35 दे रहा है यानी गुना 7 कर रहा है, तो चारवी की एज गुना 7 से 28 हो गई। अब युविका जो है वो 2 साल बड़ी है चारवी से, तो 30 साल की हो गई, और ये 5 साल छोटी होनी चाहिए वैष्णवी से, और ये 5 साल का गैप आ रहा है, तो हमने ये सही पिक किया, ये हमारा करेक्ट आंसर है, बात खत्म। ठीक है, एक तो ये तरीका है करने का, या आप इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से करो कि अगर युविका 2 साल बड़ी हैं चारवी से, चारवी का सपोज कर लो कि एज एक्स है, तो जो युविका जी है उनका एज कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ठीक है, बट जो युविका है वो इनसे 5 साल छोटी है, किन से बोला, अपने वैष्णवी से, तो ये x+7 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 साल का फर्क होना चाहिए, इनसे 2 साल का फर्क होना चाहिए, है ना। अब इन दोनों में कितने का फर्क आया, ये बस मैं आपको समझाने के लिए एक्स लिख रहा हूँ, पेपर में नहीं करना। 7 साल का फर्क आया। अब 4:5 था, ये जो इन दोनों में डिफरेंस है 1 यूनिट, इसका वैल्यू 7 गिवन है, हमको 5 का पूछा है, तो 7 गुना 5 35 आंसर हो जाएगा। चाहे ऐसे कर लो रेशियो से। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, करना इवेंचुअली आपने ही है। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, जहां आप सिंपली ऑप्शन उठा के भी कर सकते थे, या आप वो गैप देख के करना चाहते हो तो वैसे भी उसको आप इजीली कर सकते थे, इतना कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे जो ये सीरीज दे रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, तो मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ। 39 53 69 87 और ये डैश, तो 39 से 53 प्लस 14, ये आपका प्लस 16, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, प्लस 18, तो दो दो जुड़ते जा रहे हैं, तो ये भी दो जोड़ोगे तो प्लस 20, तो 107 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो फोर्थ का आंसर आपका यहाँ पे 107 हो जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 3 डाइस गिवन है, उनके अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। क्यू अक्षर वाले फलक के बिल्कुल विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो क्यू के ऑपोजिट अगर हमको देखना है तो देखो क्यू यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों को हम पिक कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों में एस कॉमन है। ठीक है, अगर एस कॉमन है तो हमको पता है इसमें एस के बाद यू आ रहा है, यू के बाद पी आ रहा है, यहाँ पे एस के बाद क्यू आ रहा है, क्यू के बाद इधर सॉरी एस के बाद इधर क्यू आया, इधर यू आया, यानी क्यू और यू एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे अगर इन्होंने ओरिएंटेशन गलत नहीं बनाई तो ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। पर जब भी 3 डाइस आए ना, कई बार वो ओरिएंटेशन मतलब मैं बता ही देता हूँ, वो ऐसे लिख देते हैं SPU। ठीक है, ये ऐसे लिखा ही हुआ है आपके सामने, इसको ऐसे भी दे देते हैं S, इस तरफ P, इस तरफ U। तो हमको ना कई बार क्या होता है, नेबर से एक बार चेक कर लेना चाहिए, जब भी 3 डाइस हो, वो ओरिएंटेशन का ध्यान नहीं देते, तो हम एज अ स्टूडेंट खुद से ध्यान दे दें कि भाई एक सेकंड रुको, कि यहाँ पे U गिवन है, यहाँ भी U गिवन है,
यानी यू के पड़ोसी हमको पता है आर टी एस और पी गिवन है, तो बस कौन रह गया, क्यू रह गया। तो यू और क्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, कंफर्म भी हो गया और ये सही आंसर भी है। और नेबर से किया तो गारंटी भी है कि हर हालत में सही होगा, क्योंकि एक ही अक्षर के चार फलक साथ वाली टच कर सकती है, विपरीत वाला नहीं करेगा। तो हमें वहां से वो आंसर पता लग सकता है कि हाँ ये चीज यहाँ पे ऐसे होएगी। ठीक है बच्चे, चले आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि चार अक्षर समूह हैं, उनमें से कौन सा एक अलग है ये बताओ। आई होप आपको नंबर्स याद होंगे, 23, 20, 18। तो -3 हुआ, फिर -2 हुआ। यहाँ पे 23, 21, 18 और 23, 21, 20, तो -2 हुआ, फिर -1 हुआ। कम तो हो रहा है और चेन में भी हो रहा है, तो हमें आगे वाले चेक करने पड़ेंगे। 23, 10 और 8, तो ये हुआ -3 और -2। हमको वैसे तो पता लग गया यही आंसर है, क्योंकि दो में सेम आ गया ना गैप। पर एक बार चेक कर लो कि इसमें क्या होगा, 19, 16 और 14, तो -3, -2, तो इसमें भी सेम है, तो ये वाला अलग रह गया, तो 2 हमारा आंसर होगा। बाकी सब में गैप जो है वो सेम घट रहे थे। ठीक है, कई बार ऐसे भी होगा कि -3, -2, -2, -1, -4, -3, एक में और होगा -5, -3, तो फिर आप इस वाले पेयर को गलत मार्क करोगे। बाकी सब में क्योंकि एक एक का ही कम हो रहा था, तो थोड़ा सा वहां पे स्मार्ट इनफ रहना। इतने चेंजेस टीसीएस डेफिनेटली आपके पेपर में करेगा, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे ख्याल से ये 5 सेकंड सवाल था, मतलब मार्क करने में टोटल 5 सेकंड लगेंगे। नंबर से दोस्ती होनी बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि अरे इधर 28 गिवन है, तो ये 27 का स्क्वायर दे रखा है, तो इधर अगर 32 होगा तो 32 में से एक कम यानी 31 का स्क्वायर हमको देखना है। यूनिट भी देखो इतने आसान दिए कि अगर स्क्वायर नहीं भी आता तो भी निकल जाएगा कि 961 है ना। तो ये 28 से 27 कैसे बना, -1, 32 से 31 कैसे बना, -1। तो बस इतना हमको इस सवाल में करना था, और मेरे ख्याल से बड़े इजीली आप इसको कर सकते थे, ये किसी भी एंगल से कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल अभी तक हम लिटरली दर्जनों बार कर चुके हैं, जितनी बार किया है बड़ा इजीली बना। हम क्या करते थे, हम यहाँ पे पैटर्न देखते थे कि M-L और L के बाद M, और फिर उसको पुट कर देते। बट आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे L के बाद M आ रहा है, यहाँ पे L के बाद N आ रहा है, ठीक है। पर N के बाद इधर K है, इधर भी K है, पर इधर N के बाद L है, K नहीं है। तो भाई ये वो टाइप आ गया जहां पे कुछ शिफ्टिंग हो रही है। अगर सब कुछ सेम रहता तो हर जगह सेम अक्षर ही दिखाई देते, तो यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग हो रही है, और शिफ्टिंग में मेरे को चार अक्षर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, KLMN मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं। तो अपन अगर 4-4 में ब्रेक कर दे तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, और ये बराबर बढ़ भी जाएगा। अब आप टोटल, कई जगह लिखा होता है कि 16 है, बाय 4 कर दो, आप वैसे भी कर सकते हो। अक्षर गिन लिए 4, 4 या 5 या 6, आपका जो पैटर्न लग रहा है वैसे भी बना सकते हो। कि कल को यहाँ पे अगर सपोज करो कि ज्यादा मल्टीपल होते तो हम 6 6 भी 18 होते टोटल, तो 6 6 के गैप से बनाते। पर अगर KLMN दिख रहा है और आपको आगे पीछे सब कुछ होता दिख रहा है एक ही वैल्यू, तो आप उसको इजीली कैसे कर सकते हो कि जितने अक्षर दिख रहे हैं पहले उतने में डिवाइड कर लो। अब जैसे आपने डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे नजर आया कि यहाँ पे L नहीं है यार, कि अगर मैं NKLM कर दूं तो ये मेरा सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। और NKLM अगर मैं इसको कर रहा हूं तो मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे M आना चाहिए, क्यों, क्योंकि सब में ये 4 पूरे करना है ना, जैसे सुडोको फिल करते हैं। तो सेकंड में M और थर्ड पे L, तो ये ऑप्शन कैंसिल हुआ, बाकी सब रहा, ठीक है। पर मुझे एक चीज पता लग गई कि अगर LMNK है और इधर M आखिरी में पहुंचा, तो मतलब पहले M इधर आया होगा। तो क्या हो रहा है मेरे बच्चे कि ये KLMN तो लिखा है, फिर क्या हो रहा है, जो ये दूसरे नंबर पे है ना, ये उठ के आगे जा रहा है, ठीक है। जो दूसरे नंबर में है वो उठ के आगे आ रहा है, कुछ ऐसे अगर मैं लिख के बताऊं आपको कि KLMN, जो ये दूसरा नंबर वाला है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा अगले में, दैट इज L। जो पहले वाला था ये आखिरी में चला जाएगा, और बाकी सेम चलते रहेंगे।
फिर ये वाला आखिरी में चला जाएगा, m आगे आ जाएगा। तो ये कुछ इस अकॉर्डिंग ये पैटर्न यहाँ पे हमारा चला, ठीक है, कुछ इस अकॉर्डिंग ये हमारा पैटर्न चला। और आखिरी में जब मुझे दिख रहा है कि k और n है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल, जब मैंने पूरा ही फिल कर लिया। अब स्टार्टिंग भी lm से हो रही थी, तो ये भी कैंसिल, तो ये हमारा आ गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन बन जाता है, ठीक है। पहले एसएससी इसमें ऐसे सवाल देता था कि ए बी सी, फिर सपोज करो बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है ना एक एक। अब ये 4 में शिफ्ट कर रखा है, कल कोई ऐसे भी आ सकता है कि ए बी सी, फिर डबल ए बी सी, एक को डबल कर दिया, फिर उसको सिंगल किया, उसके अगले वाले को डबल कर दिया, फिर इन दोनों को सिंगल किया, इसको डबल कर दिया। तो ये सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए, आप इनको अपने माइंड में एक बार रीड कर सकते हो, तो पेपर में करना और इजी और कंफर्टेबल आपको खुद लगेगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, मिसिंग द करेक्टर का ये सवाल है। आप थोड़ा सा एक चीज रिलेट करो, जो कि बहुत इजी है, कि जो नंबर है ना नीचे वाला, वो इतना आसान नंबर है कि इसका सीधा मल्टीपल आपको देखने को मिलता है कि 7 से 28 गुना 4 हुआ, 9 से 81 गुना 9 हुआ, 5 से 10, 5 से 50 गुना 10 हुआ। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि 7 3 28, दैट इज 7 इंटू 4, तो ये 4 कहां से बना होगा, वो इस नंबर में एक जोड़ दें क्या। अब देखो 9 8 81, तो 81 कैसे बना, 9 इंटू 9। अब वो 9 कैसे बना, इस नंबर में एक जोड़ देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर ये 5 और ये हमको फाइंड करना है और ये 50 है, यानी 5 इंटू 10 है, यानी ये 10 कैसे बना होगा, अगर यहाँ पे 9 में एक जोड़ा हो तो यहाँ पे 9 आंसर होगा। एक बार चेक कर लो, तो इससे आप इसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं, अब बहुत सारे तरीके हैं ना, कि 7 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 28, ये तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब मैं अलग अलग टाइप्स लिख रहा हूँ कि 7 या 21, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऊपर वाली जो रो थी उसी को जोड़ दो, तो वो ये ब्रैकेट को खोलना ही हो गया ना, ये वो मैथ्स की प्रॉपर्टी हो गई ना, a इंटू एम प्लस एन इक्वल टू, आई होप ये आपने पढ़ी हुई होगी, a इंटू एम प्लस एन। बात तो वही है कि ए एम प्लस ए एन लिखना था, और ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है, सॉरी ए इंटू एम प्लस ए, है ना। और यहाँ पे आप इसको अच्छे से अकॉर्डिंगली मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। अरे यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, एक सेकंड को, अपन इसको करेक्ट ही कर देते हैं पूरी, है ना। ये आपने जो प्रॉपर्टी है ये मैथ्स में पढ़ा होगा, जो क्या कहती है कि अगर हम a इंटू एम प्लस एन करना चाह रहे हैं, है ना, तो ए एम प्लस ए एन आपका आंसर आता है ना। और अगर आप इसको वैसे देखोगे मल्टीप्लाई से या दूसरे तरीके से, तो आपको ये नजर आएगा ना कि मैं सिंपली ये भी तो कर सकता था कि a इंटू एन कर दे, और उसमें हम फिर से वो टर्म जो पहले वाली थी, अगर हम वो ऐड कर दे, तो यहाँ पे रिपीट हो रही है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक बार अगर बोलने में दिक्कत लग रही है, तो ऐसे हो जाएगा ना कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, ए इंटू जो हमने सेकेंड टर्म किया वो प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो मैं मैथ्स वाले को एक काम करता है, मिक्स ही नहीं करते, कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो जाए कि सर ये कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है। वैसे वो एडिटिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं, आप उसका यूज यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया। क्या तीसरा तरीका ये भी हो सकता था कि सर 28 से जब मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, और उसमें से 1 को घटा दूं तो 3 आ रहा है। 81 को जब मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो 9 आ रहा है, और उसमें से 1 घटा रहा हूं तो 8 आता है। तो इवेंचुअली 50 में से 5 को डिवाइड करो 10, उसमें से 1 घटा दो तो 9 आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीके एक ही सवाल के बता दिए, सो दैट सवाल तो समझ में आ गया, पर कल को पेपर में बनाना है तो दिक्कत ना फील हो कि अरे ये ऐसे भी सोच सकते थे, कोई एक केस या कोई एक लिमिटेशन नहीं
होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज इतनी समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 11th, अरे 10th रह गया क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी इसका मिस हो गया, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऐड करके डेफिनेटली करवा दूंगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वन रेख में जो निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध है वो बताएं। भाई, भतीजा, चाचा। अब देखो, कुछ जरूरी नहीं है कि जो किसी का भाई है वो हमेशा किसी का भतीजा भी हो। हाँ, कोई किसी का भाई भी है, भतीजा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, तो ये डायग्राम हमारा सबसे सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं है ना, कि अगर ये भाई को डेजिग्नेट कर रहा है, ये हमारे भतीजे को डेजिग्नेट कर रहा है, और ये चाचा को डेजिग्नेट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ होंगे जो बस चाचा जी हैं, किसी के भाई या भतीजे नहीं है। कुछ किसी के चाचा जी भी है और भतीजे भी हैं, दो अलग अलग लोगों के। कोई पर्सन ऐसे हैं जो तीनों रोल अदा कर रहे हैं, उनकी रिश्तेदारी तीनों एंगल से अलग अलग लोगों से अलग अलग रिश्ता बनता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर उस सिचुएशन में हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12th। अगेन इस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह बनाता है। तो देखो यार, ये तो मेरे ख्याल से आप इजीली कर सकते थे कि ये 7 है, ये 12 है, ये 16 है। तो अगर पहले 5 ऐड हो रहा है, एक बार चेक करो, फिर 4 ऐड हो रहा है, तो अब 3 ऐड होगा। पहले +5 हुआ, फिर +4 हुआ, तो अब +3 होगा। +3 से S आएगा। बताओ, S आती एक ही ऑप्शन है ना, पर कई बार क्या हमारा मन मानता नहीं है कि अरे सही कर रहे हैं या नहीं। तो दूसरा चेक कर लो, इसमें क्या है, 8, 13, 17, यानी इन सब से एक एक प्लस ही तो चल रहा है जो पहले हम कर रहे हैं। तो आंसर भी यहाँ भी एक प्लस आ जाएगा, S+1T। और ये आप वैसे भी चेक कर लो, 5, 4, 3, तो ये ठीक है, ये भी वर्क कर रहा है। और अब चाहिए भी देख लो, 2, 7, 11, 2, 7, 11, तो यहाँ भी मेरे बच्चे सेम ही तो है, +5, +4, तो ये यहाँ भी +3, 14 आएगा, दैट इज M। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दे रहा है, एक बार चेक कर लो, क्या है? ठीक है, बोलो, ठीक है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन के लिए छोड़ते हैं। अगेन आज भी एक बड़ा ही अच्छा प्यारा सा ये सवाल है, लगेगा बहुत इजी, बट आपको एक चीज परेशान करेगी, एंड हम इसको डेफिनेटली अगली क्लास में डिस्कस से शुरू करेंगे। और बढ़िया सवाल का होमवर्क देने में ये फायदा होता है ना कि आप अच्छे से सोचो, प्लीज चीटिंग नहीं करनी कि कहीं पे आराम से देख लिया कि अच्छा इसमें यही तो करना था। ठीक है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, इसमें नंबर ऑफ पोजीशन कि वो कौन सी पोजीशन पे है वो मैटर करेगा। ठीक है, उसका यूज होगा, तो मैंने हिंट दिया, उसका अच्छे से यूज करना, अच्छे से ट्राई करना। एंड हम फिर इस शिफ्ट को और अगले शिफ्ट को अगले पेपर में इस शिफ्ट को डेफिनेटली खत्म करेंगे, और अगले शिफ्ट को डेफिनेटली शुरू करके बहुत सारे क्वेश्चन उसके भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप बिल्कुल अपना प्यार यहाँ पे शेयर करेंगे, एंड कुछ भी आपको फीडबैक लग रहा है तो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय।